हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। अगर आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से गद्यांश पद्यांश हल कर लोगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश पर बात करने वाले हैं। आज आपको गद्यांश के संदर्भ कैसे लिखे जाते हैं, प्रसंग कैसे लिखे जाते हैं, व्याख्या कैसे लिखे जाते हैं, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये गद्यांश भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका गद्यांश है एंड यहाँ आपका पद्यांश भी मैंने लिया है, लाइक बहुत अच्छे से लिखा है। तो चलो फिर पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश क्या है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है हंसमुख चेहरा बातचीत का ढंग, ढंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ ढापे अंक की बंदी है, ठीक है। ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो तीन या चार बातें देखकर लोग चटपट अपना मित्र बना लेते हैं। लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब सभी ऐसे भाई, वैसा उम्र ही होता है कि मीठी बोली, अगर मीठी बोली सुन लेना तो उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। लाइक हम थे, हमारे भी बहुत सारे मित्र थे, लेकिन उसमें से भाई वफादार मित्र एक ही दो होते हैं, एक दो तीन, ठीक है। लेकिन मित्र तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे में यही कहा गया है इस चैप्टर में कि हंसमुख चेहरा बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस ही दो चार बातें देखकर झटपट अपना मित्र बना लिए। हम लोग यही नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। जैसे हमारे पास यही सोच नहीं रहता आखिर मित्र का उद्देश्य क्या है, आखिर हम मित्र क्यों बनाते हैं, मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्र का उद्देश्य क्या है, एक दोस्त का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये समझकर किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए। कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो भाई आपसे मित्रता करेंगे लेकिन आपकी पीठ पीछे ऐसा वार कर देंगे साला तुरंत मर जाए तो अच्छा है। लेकिन ये आप याद रखना भाई कि आप अगर आप ऐसा करोगे ना, ऐसे मित्र को बनाओगे तो आप हमेशा कष्ट झेलोगे, ठीक है। तो आप ऐसा मित्र ना बनाओ, ठीक है। अपना जैसे हम लोग यही नहीं समझते मैत्री का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। जीवन के, अगर कोई भी जीवन के व्यवहार में भाई मित्र का बहुत बड़ा मूल्य होता है, ठीक है। अगर अपने भाई से, अपने ब्रदर से, अपने मतलब भाई से अपनी बात को उतनी अच्छे से नहीं बता पाते हो जितने अच्छे से अपने दोस्त से बता दोगे। अपने मित्र से, अगर कोई मतलब अपने मित्र से, अपने सहेलियों से उतनी अच्छी बात कर लोगे, वो बात बता दोगे कि जो बात अपने माता पिता, अपने भाई बहन या फिर अपने दोस्त को ही बताओगे, अपने भाई को नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो मित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, ठीक है। उसका कुछ अलग ही मूल्य होता है। यह बात हमें नहीं सूझती, हमें यह बात नहीं सूझती, फिर यहां अंडरलाइन है, इसी का हमें व्याख्या करना जो रेखांकित अंश है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। ये एक ऐसा साधन है, एक प्रकार का साधन है जिसमें आत्मा का जो मतलब साधन है, जैसे ये एक साधन, और आत्मा का जो आत्म शिक्षा है ना, उसका कार्य बहुत सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, एक प्राचीन जो विद्वान थे वो कहते थे कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। अगर एक विश्वास पात्र मित्र थे तो उससे बहुत भारी रक्षा होगी। अगर आप स्कूल में हो, लड़ाई होती है, तो अगर आपके पास एक विश्वास पात्र मित्र है तो वो आपके तरफ रहेगा। यही आपके पास मौका होता है कैसे विश्वास पात्र मित्र जाना जाता है। आपकी किसी से भी लड़ाई होती है और आपकी तरफ से जो मित्र बोलता है वही आपके लिए विश्वास पात्र मित्र होता है, आप उसी पर विश्वास करो। कुछ ऐसे मित्र होते हैं, भैया लड़ाई हो रहा है और लड़ा रहे हैं, भैया लड़के मर जाए तो अच्छा है, लेकिन आप वही जान जाओ कि ये हमारे लिए विश्वास पात्र मित्र नहीं है, ये हमारे लिए खराब है, ठीक है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि मुझे खजाना मिल गया। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, विश्वास पात्र मिल जाए, समझ लो उसको खजाना मिल गया। तो यहां से पहले आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, मतलब इसके मीन्स को थोड़ा थोड़ा समझना है, अच्छे से पढ़ना है, मतलब मन लगा के, कि इससे हमें कुछ अच्छी चीजें सीख मिले। लाइक आपको इसमें मन लगना चाहिए। जैसे मैंने इससे पढ़ा ना, अब मुझे मन कह रहा है कि और पढ़ने को मिल जाता तो बड़ा मजा आता, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसा पढ़ो। पढ़ने में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मीन्स तो ऑटोमेटिक निकल आएंगे यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखना सीखते हैं। संदर्भ यहां भाई ऊपर लिखना पड़ेगा तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको संदर्भ लिखकर अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर देखो, संदर्भ जो होता है वो मेन चीज होता है आपकी इसके लिए, क्योंकि भाई संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। और संदर्भ बहुत ज्यादा एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम कैसे लिखे हैं, इसे आप ब्लैक से अंडरलाइन करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ओके।
सब मैं बताता हुआ चल रहा हूं ताकि भैया आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो संदर्भ आप वो लिखो प्रस्तुत गद्यांश, जो आपका प्रस्तुत यानी कि जो आपके सामने प्रस्तुत है। रुको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। हाँ, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। अब यहां आपको ब्लैक पेन उठाना है और यहां कॉमा लगाकर लिखना है मित्रता। मित्रता चैप्टर है ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक आप लिख लो, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है बच्चा पार्टी? आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, हैं। बस संदर्भ आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर आप ऐसा संदर्भ लिखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाठ का नाम एंड लेखक का नाम। ओके, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। प्रश्न आपसे यही पूछता है कि गद्यांश का जो पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखो एंड यहाँ रेखांकित अंश का व्याख्या पूछेगा। अब यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछेगा, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर उसे अपना मित्रता कर लेते हैं, उससे अपना मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम व्याख्या देखते हैं रेखांकित अंश का। इतना का व्याख्या करना है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा मिलती है या होती है। ऐसा मित्र जो होता है मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। ठीक है, तो यहां आ जाओ, हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, प्रस्तुत अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह चिंतन करना चाहिए। अगर आप मित्र बना रहे हो, मित्र बनाते समय हमें यह चिंतन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम अपना मित्र बना रहे हैं, क्या वे उसे मित्र बनाकर हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। लाइक एज मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप जिस पुरुष को, जिस आदमी को अपना मित्र बना रहे हो, क्या उसको मित्र बनाकर अगर आपकी आईएएस का सपना है तो क्या यह पूरा हो सकता है कि उसे मित्र बनाकर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जिन्हें अगर मित्र बना लो तो आपको इतनी गलत संगत मिल जाएगी, इतनी गलत बातें आपको बताएंगे कि वो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ऐसा मित्र बनाना है जो आपके टारगेट को, आपके लक्ष्य को पूरा कर सके। क्या उस व्यक्ति में वो गुण हैं? क्या उस व्यक्ति में वो गुण हैं जो हमारे टारगेट को पूरा कर सके, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करवा सके, जिसकी हमें अपने जीवन में लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। अगर किसी को विश्वसनीय मित्र मिल जाता है, अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसको विश्वास पात्र या विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सके, ऐसा मित्र मिल जाता है तो उसे एक साधन मिल जाता है। समझ लो उसे एक साधन मिल गया। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो समझ लो उन्हें साधन मिल गया कि वो दिल्ली इससे जा सकते हैं। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो समझ लो एक विश्वास पात्र मित्र मिल गया, तो समझ लो एक साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है, पग पग यानी कि कदम कदम पर हमें सचेत करता है कि ऐसा काम ना करो, बहुत खतरनाक है। और अगर आप किसी की विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, जो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को विश्वास पात्र मित्र प्राप्त भी होता है, सभी को नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बहुत बड़ा संचित धन या खजाना मिल गया। ऐसा मित्र जिसे भी मिल जाए उसको समझो बहुत बड़ा खजाना मिल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या क्या देखकर मित्र बना लेते हैं। देखो भाई उत्तर देखो, सामान्यतः लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत या उसकी चालाकी या उसकी निर्भरता आदि को गुणों को देखकर झटपट अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया कुछ।
तो यहां से आप ऐसे आप लिख सकते हो संदर्भ प्रसंग संदर्भ एंड आपका व्याख्या एंड एक प्रश्न का उत्तर। तो यहां से यही आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का आएगा और आपका 6 मार्क का पक्का भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको 6 मार्क मिल भी जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पद्यांश देखो, इसी में पद्यांश है। गद्यांश तो आपको समझ में आ गया पहला, और दूसरा आपका पद्यांश है कि नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गत एक कहीं कर जोए, और जेतहु नीचे होए चले तेतहु ऊंचे होए। ठीक है, समझ में आया? आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, कुछ ना कुछ मेंशन निकल आएगा, आप ध्यान से पढ़ो पहले कि नर की अरु नल नीर की गत एक कहीं करियोए, एंड जितना ही नीचे होए चले ताता ही ऊंचे होए। जितना नीचे आप जाओगे, जितना विनम्र बात करोगे, जितनी अच्छी से रहोगे, जितने अच्छे लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करोगे, उतना ही ऊंचे आप जाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लोगे। सब कुछ समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप इसका समझो संदर्भ। संदर्भ कौन से चैप्टर से लिया गया है आपको पता है? इसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी। ये आपका कौन सा पद है, या फिर आपको मैं सब कुछ लिख कर समझा देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मैं आपको लिखकर समझा देता हूं। वैसे अब देखो भाई, जैसा मैंने लिखा था वैसा आप लिख लो। वैसे चलो मैं आपको बता देता हूं। प्रस्तुत दोहा जो है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, वो गद्य खंड था, ये काव्य खंड या पद्य खंड कह सकते हो। ठीक है, काव्य खंड। ओके, समझ में आया? इसे काव्य खंड भी कहा जाता है। में संकलित, काव्य खंड में संकलित, ठीक है, भक्ति नीत शीर्षक से उद्गृत है। यहां काला से आप लिखो, ब्लैक से, भक्ति नीति, भक्ति नीत चैप्टर है इसका नाम। ठीक है, भक्ति नीत शीर्षक से उद्गृत है, शीर्षक से उद्गृत है ना, उद लिखो पहले, उद्गृत है, या फिर हटाओ अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, और जिसके कवि, जिसके कवि कौन है बच्चा पार्टी? बिहारी लाल जी हैं। कौन है? बिहारी लाल। कवि बिहारी लाल, बिहारी लाल हैं, या फिर बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई से उद्गृत है। ये बिहारी सतसई इनकी रचना है और इसी से ये भक्ति नीत पाठ लिया गया है। बिहारी सतसई से उद्गृत है। बस इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसका आप प्रसंग समझ, इसका प्रसंग कैसे लिखोगे? देखो आप ध्यान से देखो कि प्रस्तुत दोहे में मानव के विनम्र और मधुर आचरण का महत्व स्पष्ट किया है। इसमें जो है, इसमें यही बताया गया है, मानव के विनम्र और जो आचरण है उसके बारे में, मधुर आचरण के बारे में पूरा व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो आखिर में इसमें व्याख्या क्या किया गया है? देखो समझना बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। देखो प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की और नल की, मतलब नल की जल की गति एक समान होती है। मतलब एक मनुष्य के जीवन की और एक नल के पानी या जल की गति एक समान होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है। नल का जो जल है अगर जितनी नीचे, अगर आपके नल जितने नीचे होंगे उतना अच्छा पानी देगा और उतना ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र आचरण करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति होते हैं विनम्र आचरण करते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने अच्छी चीजें बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं हमेशा। ठीक है, एंड दूसरों का आदर करते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं। क्योंकि वो जो है ना अपने मतलब मनुष्य की रीत रिवाज को गहराई से किए हैं, मतलब गहराई से देखे हैं। और जितना
जितना गहराई से आप समझोगे बातों के उतना ही उन्नत आप कर पाओगे। कोई पढ़ा रहा है तो जितनी गहराई से आप उसे समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना अच्छे मार्क आपके आएंगे। यहां वही कहने का अर्थ है। और इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। एक नल का एक, मैं आपको बता दूं, अगर एक नल 130 फुट पर हो और एक नल 300 फुट पर हो तो पानी सब 300 वाले फुट पर पिएंगे, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी पानी देता है। यहां ज्यादा साफ पानी मिलेगा, ज्यादा ठंड पानी मिलेगा, ज्यादा अच्छा पानी मिलेगा। इसीलिए ये आपको कहा गया है कि नल, जो मनुष्य और नल की पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं, उतने ही प्रिय, मधुर और उन्नतशील बनते हैं। तो यहां से मैंने आपको एक गद्यांश, एक पद्यांश समझा दिया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी समझा दिया, सब कुछ समझा दिया भैया। अब आप लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। कोई अगर आपका गद्यांश पद्यांश कोई भी फंस रहा हो, नहीं लग रहा हो, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दो नीचे, या फिर आप हमें कमेंट कर देना, मैं उसका जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।